हाँ जी, वेलकम बैक। एक दफा फिर अस्सलाम वालेकुम। दो स्पेशल चैप्टर्स जो कि इस सेशन का टारगेट है और दोनों के दोनों परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले साइड पे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 2 से लेके 5 तक जो ब्रेकअप है वो बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, और कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर 6 से लेके 10 तक ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद परफॉर्म कैसे होता है, खराब हो जाए तो क्या होगा, फलाना हो तो किस तरह से होगा। आइडियली इस चैप्टर को चैप्टर 6 के साथ जोड़ के पढ़ना चाहिए। ये चैप्टर जब आप कर लें और चैप्टर 6 भी आप कर लें तो आपने दोनों से कलेक्टिव मतलब, क्योंकि चैप्टर 6 बताता है कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे डिस्चार्ज होता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने की किस्म है ब्रीच, और ब्रीच के बाद आपको उसकी कंपनसेशन वगैरह मिलती है। तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जो कि आपको बता रहा है कि अगर ब्रीच होगी तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एक सफे का बेचारा चैप्टर है मासूम साहब। सबसे पहले तो वर्ड ब्रीच पे बात करते हैं। ब्रीच का क्या मतलब है? ब्रीच का मतलब है जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा था कि अगर मैं आपको 8,000 रुपए दूं तो क्या आप मुझे 1 किलो चिलगोजा देंगे। अब ऐसे में अगर वो ड्यू टाइम पे जो खान साहब ने वादा किया था कि वो चिलगोजे प्रोवाइड करेंगे, खान साहब इनकार कर दें, कॉल करके कहें नहीं भाई मैं चिलगोजे आपको डिलीवर नहीं कर सकता, या खान साहब अपनी दुकान बंद करके गायब हो जाए, तो भी इसको इनकार तस्वुर किया जाएगा। तो ब्रीच कब होती है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर व्हेन अ पार्टी ईदर रिफ्यूजेस, या तो इनकार कर दे, और फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करे, अदर देन वो सिचुएशन जहां परफॉर्मेंस को एक्सक्यूज कर दिया लॉ ने। लॉ कभी कभी परफॉर्मेंस को एक्सक्यूज कर देता है, आपको मार्जिन दे देता है। कैसे मार्जिन दे देता है? अगर एक चीज इम्पॉसिबल हो जाए, एक इलीगल हो जाए। वही वाली बात है कि किसी ने दूसरे से पतंगे सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया और बाद में गवर्नमेंट ने कह दिया पतंगे तो हम सप्लाई करेंगे, हमारे अलावा कोई सप्लाई नहीं करेगा। तो ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें एक बंदे ने अपने हिस्से का परफॉर्मेंस अदा करनी थी, पतंगे सप्लाई करनी थी, अब वो सप्लाई कर नहीं पा रहा क्योंकि ही इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। लॉ ने उसे कह दिया कि नहीं अब तुमने नहीं सप्लाई करनी। अब इस चीज को ब्रीच नहीं कहेंगे। जहां लॉ या इम्पॉसिबिलिटी है इस वजह से हम ना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सके तो ब्रीच नहीं है। इसका मतलब है ब्रीच बदनीयती पे मुश्तमिल है। जब एक बंदा अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है तो ये बड़ी प्यारी डिस्क्रिप्शन है कि ब्रीच इज जब एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट खुद से तोड़ दे, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के वक्त या तो इनकार कर दे या अपने हिस्से की जिम्मेदारी सही से अदा ना करे, तो हम कहते हैं कि यहां पे हमारे पास ब्रीच हो गई। अब जब ब्रीच होती है तो ब्रीच पे कंपनसेशन क्या मिलेगी? जब एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो ये तो तय है कि एक जालिम है और एक मजलूम है। मजलूम वो है जो कि अपने हिस्से की परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार था, और जालिम कौन है? जिसने ब्रीच कर दिया। अब 8,000 रुपए वाला तो 8,000 रुपए देना चाहता है, लेकिन चिलगोजे वाले भाई साहब गायब हो चुके हैं, भाग गए हैं, इनकार कर चुके हुए हैं। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा हो तो अगला बंदा अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर दे, तो आपका राइट है कि आप कहें बस खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट, और आप अदालत जाके कहें मुझे कंपनसेशन चाहिए, मेरे साथ जुल्म हुआ है मुझे उसकी तलाफी चाहिए। कंपनसेशन किस तरह से मिलती है? कंपनसेशन के बहुत सारे रूल्स में से एक बड़ा फेमस रूल होता है डैमेजेस का। डैमेजेस में क्या होता है कि जब आपके साथ बुरा हुआ है तो आप अगले बंदे से कहते हैं कि अब तुम मुझे इसके पैसे हर्जाने के तौर पे अदा करो, जितना मेरा नुकसान हुआ उतना नुकसान अब तुमने अदा करना है। तो अगर एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ और अगले बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट टूटने से आपको 25,000 का नुकसान हो गया, तो आप ये नुकसान सामने वाले बंदे से मांग सकते हैं। इस चीज को डैमेजेस कहते हैं, जिसमें मजलूम अपने आप को होने वाले नुकसान को सामने के जालिम बंदे से क्लेम करता है कि तुम ये नुकसान मुझे भरपाई करके दो। तो इसको हम इंडेमनिफाई करना भी कहते हैं, इसको हम कंपनसेट करना भी कहते हैं। जब हम नुकसान की भरपाई करते हैं तो दो मशहूर तरह के नुकसान होते हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डैमेज, एक को हम कहते हैं स्पेशल डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज होते हैं जो सामने सामने के वाज़ेह नुकसान होते हैं। स्पेशल डैमेज होते हैं जो थोड़ा सा पीछे के थोड़ा सा इनडायरेक्ट नुकसान होते हैं। तो अगेन ए ने बी को कहा कि मैं आपको 8,000 रुपए दूंगा, तो आपने मुझे 25 तारीख को चिलगोजे सप्लाई करने हैं 1 किलो। तो ये बात तय हो गई। ये तय होने के बाद फिर ए ने किसी और से मार्केट में बात नहीं की, हालांकि मार्केट में उस टाइम पे जिससे भी डील करते ना 26 तारीख की 25 तारीख की लोग अच्छे रेट पे दे रहे थे। इसने खान साहब से डील कर दी, पक्का होके बैठ गया। हुआ ये कि डिलीवर होने से 1-2 दिन पहले अचानक से चिलगोजे की मार्केट में आग लग गई। आग से मुराद दूसरी वाली आग लग गई, लोग तेजी में आ गए और जो है वो चिलगोजे का रेट बढ़ के 11,000 पे पहुंच गया।
ड्यू डेट पे ये खुश था कि शुक्र है मैंने अच्छे टाइम पे खान साहब से रेट की डील कर ली थी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब सिर्फ उस दिन खान साहब ने मुझे चलगोजे देने और मैंने उन्हें पैसे देने, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का टाइम है। वो जो ऑफर और एक्सेप्टेंस थी उससे कॉन्ट्रैक्ट बना था, और अब हम क्या बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है। अब ड्यू डेट पे खान साहब मुकर गए, उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो चलगोजे नहीं सप्लाई करने। तो अगर वो मुकर गए तो आप अदालत जाके कह सकते हैं कि जी मेरा नुकसान हो गया। नुकसान कितना हुआ, इस वक्त चलगोजे खरीदने के लिए 3,000 इजाफी खर्चने पड़ेंगे। ये 3,000 मुझे क्यों खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि अगले बंदे ने इनकार किया। तो ये सामने सामने का बड़ा वाज़ेह नुकसान है, ये आपको हमेशा मिलता है। और नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और जो मार्केट प्राइस है उसका डिफरेंस होता है। तो मार्केट में अगर चलगोजे महंगे हो गए और आपको सस्ते में डील हुई हुई थी तो आपको ऊपर की 3,000 की कंपनसेशन जो है वो मिलेगी। फर्ज करें जिसने पैसे देने थे, अगर वो ड्यू डेट पे पैसे ना दे और चलगोजे देने वाला चलगोजे लेके तैयार बैठा हो और उस दिन मार्केट में चलगोजे की कीमत 6,000 हो चुकी हो, तो उसने आपसे डील किया था, उसे 8,000 मिलना था, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, अब उसे मार्केट में कितना मिल रहा है 6, तो वो 2,000 की कंपनसेशन आपसे लेगा। अगेन मार्केट प्राइस 6,000 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 8,000। तो हमेशा हम डिफरेंस निकालेंगे मार्केट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को आपस में कंपेयर करके। तो क्या हमें ऑर्डिनरी डैमेज समझ आ रहे हैं जो सामने सामने बड़े क्लियर कट होते हैं। तो लॉ ये कहता है कि व्हिच अराइज नेचुरली इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम ब्रीच इटसेल्फ। नॉर्मली ये डिफरेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस एट डेट ऑफ ब्रीच। ब्रीच वाले दिन मार्केट में क्या चल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट में क्या तय हुआ था। देन हम आ जाते हैं कि इनडायरेक्ट डैमेज पे। उसमें क्या होता है, ए ने 8,000 रुपए देके 25 तारीख को खान साहब से चलगोजे पकड़ने थे और अगले दिन उसके पास एक कस्टमर मौजूद था जो कि कराची का था और उसने कहा हुआ था कि मैं 10,000 रुपए दे दूंगा अगर तुम मुझे 26 तारीख को चलगोजे सप्लाई कर दोगे सुबह सुबह। 25 की शाम इसने खान साहब से चलगोजे पकड़ने थे और 26 की सुबह उसको सप्लाई कर देना था। कितने पे, 10,000 पे। 2,000 उसे प्रॉफिट हो जाता। खान साहब ने चलगोजे सप्लाई नहीं किए और उन्होंने कहा यार अभी नहीं है, 2 दिन बाद चलगोजे चाहिए तो मैं दे दूंगा। तो इसने कहा नहीं आपने मेरे साथ जुल्म किया, नाइंसाफी की है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब एक तो डिफरेंस ये है कि मार्केट में क्या चल रहा है, दूसरा चलगोजे टाइम से ना मिलने पे वो जो मिस्टर ए है उसका अगला वाला कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टर्ब हो गया। अब ये एक इनडायरेक्ट लॉस है। जो डायरेक्ट लॉस है यानी कि ऑर्डिनरी डैमेज आपको लाजमी मिलेगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट लॉस है, अब यहाँ पे जिसने चलगोजे टाइम से नहीं सप्लाई किए उसको तो पता भी नहीं था कि इसने आगे किसी से 2,000 आगे की डील की हुई है, तो ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कॉमन रूल है कि ये बताना चाहिए। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आप उन खान साहब को कहें कि देखिए मुझे 25 तारीख को इसलिए चलगोजे चाहिए कि 26 की सुबह मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने उसे परफॉर्म करना है। अगर आपने मुझे टाइम से ना दिया तो अगले कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी मेरा नुकसान होगा फिर मैं आपसे कंपनसेशन लूंगा। अगर खान साहब ने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इस चीज को एग्री किया तो फिर अब जब आपका ये इनडायरेक्ट नुकसान हुआ है तो ये आप उन खान साहब से रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे में स्पेशल डैमेज में क्या होता है, राइजिंग ड्यू टू स्पेशल लॉसेस व्हिच आर इन रीजनेबल नॉलेज ऑफ द पार्टीज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आर सफर टू एग्री पार्टी ड्यू टू ब्रीच। ब्रीच की वजह से हुए हैं लेकिन इनडायरेक्ट लॉस है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ आ रहा है। एक चीज अगर अचानक से अगला बंदा सप्लाई नहीं करेगा तो जो मार्केट में उसकी कीमत होगी और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका जो डिफरेंस है वो ऑर्डिनरी डैमेज है। स्पेशल डैमेज है उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना होने पे जिस बंदे के साथ नाइंसाफी हुई है उसको किसी और आगे किसी और वजह से और भी नुकसान हो रहा हो। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके और फिर उसके बाद आगे को और काम भी कर रहे होते हैं। तो अगर ये हमेशा मिलेगा और ये तब मिलेगा जब पहले से नॉलेज में होगा। फिर डैमेजेस में एक थोड़ा सा आगे एडवांस फॉर्म आ जाती है, रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। रिमोट कहते हैं बहुत दूर की बात को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लॉ का एक रूल बताता हूँ कि ये ऐसे है। मैं फिर एक एग्जांपल देता हूँ। आप उसमें एक अगर लगाते हैं और आप थोड़ा साइड पे चले जाते हैं, फिर आप उस अगर में एक और अगर लगाते हैं, थोड़ा साइड पे चले जाते हैं, फिर चलते 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 अपने ही सवालों में फंसे फंसे एकदम से कहते हैं कि सर अगर वो गाड़ी वैसी बारिश से धुल गई फिर क्या होगा। तो असल मुद्दा ही मर गया होता बेचारा। जो हम असल जहां से कहानी शुरू की थी वो खत्म हो गई होती और आप बहुत दूर जा चुके हुए होते हैं। तो जो इतना दूर चला जाए उसको काउंट नहीं करना। तो डैमेजेस में भी ऐसा है कि जैसे उस दिन चलगोजे टाइम से ना होने की वजह से जो अगली पार्टी को चलगोजे सप्लाई नहीं किए वो तो इनडायरेक्ट है और नजर भी आ रहा है सामने सामने। अब वो मिस्टर ए कहे कि जी क्योंकि तुमने मुझे चलगोजे उस वक्त सप्लाई नहीं किए और चलगोजे सप्लाई ना करने की वजह से जो है वो मेरा दिल टूट गया
और उसके बाद जो है वो मैं बड़ा गमगीन रहना शुरू हो गया। और फिर जो है 2-3 साल बाद मुझे जो है ब्लड प्रेशर जो है वो डॉक्टर ने बता दिया कि तुम्हें हो गया। और 10 साल बाद मुझे उस वजह से हार्ट अटैक भी हुआ कि उस दिन से मेरा दिल कमजोर होना शुरू हो गया था। अब मेरी मेडिकेशन भी तुम अदा करो, क्योंकि तुमने उस दिन मुझे चिलगोजे नहीं सप्लाई किए थे। तो ऐसे में वो खान साहब उतने ही उलझन में आएंगे जितना मैं थोड़ी देर पहले उलझन में आ गया था, यार कितनी दूर जा रहे हो, वापस आओ। तो रिमोट और इनडायरेक्ट बात, यानी कि सम टाइम टेक्निकली हो सकता है वाकई खान साहब, वो जो बंदा जिसने पैसे लिए थे, पैसे देने थे, शायद उसका दिल वाकई इस वजह से कमजोर होना शुरू हो गया हो, शायद वो इस वजह से उसे गुस्सा ज्यादा आना शुरू हो गया हो। तो शायद हम इसको रिलेट तो कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी दूर की बात है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई आप पढ़ाई करने बैठे थे और आप कौसाई कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स दोहरा रहे थे कि अचानक से घर वालों ने जो है वो आपको एक काम से भेज दिया, पेपर आने में भी महीना था। आप जब वापस आके बैठे काम करके घर का, तो वो आपका दिल ही नहीं कर रहा था पढ़ने का, आप डिमोटिवेट हो गए, आपने वो टॉपिक ही छोड़ दिया। 1.5 महीने तक तैयारी करते करते पेपर में जब जाके बैठे तो वो सवाल नजर आ गया, आपको अचानक से वो सारा किस्सा याद आ गया, आपका दिल इतना खराब हुआ कि आपका पेपर फेल हो गया। तो घर आके आपने घर वालों को कहा कि आपने मेरा पेपर फेल कराया है। तो घर वालों ने कहा बेटा जरा साबित तो करो। तो आपने कहा आज से ठीक 45 दिन पहले, उस दिन जो आपने मुझे बाजार एक काम करने के लिए भेजा था, उस वजह से मेरा आज का पेपर फेल हो गया। उन्होंने कहा बेटा अगर इतनी दूर की वजह से तुम्हारा पेपर फेल हो रहा है ना, तो बहुत अच्छा हुआ फेल हुआ, फिर तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जब तुम 45 दिन पुरानी बात पे आज दिल गमगीन करके और पेपर फेल कर दो, तो नो डाउट तुम्हारा दिल दुखा होगा, लेकिन इतनी को लुट नहीं मची हुई कि इस बात पर हम मान लें कि हमारी वजह से पेपर फेल हुआ है। तो रिमोट डैमेजेस क्या होते हैं, होते तो कहीं ना कहीं घूम फिर के उस वजह से हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि हम क्लेम करें। सम लॉसेस क्लियरली रिजल्ट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट आर कंसिडर टू रिमोट, बहुत दूर के समझे जाते हैं फ्रॉम द ब्रीच दैट इट इज अनफेयर टू एक्सपेक्ट द डिफेंडेंट टू कंपनसेट द क्लेमेंट। क्लेमेंट क्लेम कर रहा है मुझे पैसे दो, डिफेंडेंट वो जिस पर इल्जाम लग रहा है। तो अब ऐसे में अगर हम उनसे कहें, खान साहब से कहेंगे जी वो जो दिल का मेरा स्टंट डला है उसके पैसे भी तुमने देने हैं, तो ये बड़ी नामुनासिब बात हो जाएगी। नो कंपनसेशन इज टू बी गिवन फॉर एनी सच रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज। तो क्या ये हमें 2-3 तरह के लॉस समझ आए? 3 तरह के लॉस हो गए, ऑर्डिनरी, स्पेशल और रिमोट। ऑर्डिनरी हमेशा मिलेगा, स्पेशल अगर बताया हो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, और रिमोट कभी भी नहीं मिलेगा। यहां पे किताब 3-4 रूल्स बताना चाह रही है कि जब भी आपने कंपनसेशन वगैरह को हिसाब किताब लगाना है, कुछ बातें जहन में रखनी है। जिस पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, जो राइटली कैंसिल करे, काइंड का मतलब कैंसिल करे, जो राइटली कैंसिल करे कॉन्ट्रैक्ट, उसको हक है कि वो कंपनसेशन मांगे दूसरे से। बड़ी कॉमन सी बात है, जो बंदा राइटफुली कह रहा है यार तुमने तो ब्रीच कर दी, अब कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं, तो जब जो बंदा हक पे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहा है उसके पास हक है कि वो दूसरे बंदे से कंपनसेशन मांगे। कौसाई कॉन्ट्रैक्ट में भी डैमेजेस के वही रूल्स हैं जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट में, यानी अगर कौसाई कॉन्ट्रैक्ट भी टूटेगा तो उधर भी उसी तरह से आपको डैमेजेस मिलेंगे जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं। फिर दो बड़ी स्पेशल सी बातें हैं। जब आप लॉस को एस्टिमेट कर रहे होंगे तो आपने देखना आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे, आप उस लॉस से कैसे कैसे बच सकते थे। दूसरा, एग्री पार्टी ने भी लॉस को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। तो हुआ ये कि उस दिन जब चिलगोजे सप्लाई नहीं हुए, जब उन्होंने इनकार किया, तो इसको चाहिए था कि अगले दिन का इंतजार ना करता, सुबह तक जल्दी से जल्दी मार्केट से देखता कि कहां कहां कितने कितने में चिलगोजा अवेलेबल है और फौरन से बचाने की कोशिश करता। ये खान साहब से कहते भाई आपके पास कुछ पड़े हैं, तो वो कहते थे यार आधा किलो मेरे पास पड़े हैं। तो आप कहते थे चलो आधा किलो आप दे दो, बाकी आधा किलो बाद में दे देना, और जो नुकसान हुआ मैं आपसे ले लूंगा, और बाकी आधा किलो आपने मार्केट से महंगा लिया। तो आपके पास ऑप्शन थी कि आप आधा किलो पुराने रेट पे ले लो और आधा किलो नए रेट पे। अब आपने ये ऑप्शन अगर एक्सरसाइज नहीं की और जिद में आ गया और सारा का सारा मार्केट से जाके महंगा चिलगोजा लिया, तो फिर खान साहब को उसका जुर्माना नहीं पड़ेगा। हम हमेशा देखेंगे व्हाट वर मींस अवेलेबल टू यू, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थी आपके पास, आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते थे। फिर नुकसान बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। आपने पहले बताया था कि तुमने अगर चिलगोजे सप्लाई नहीं किए तो अगले दिन सुबह 26 को मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो खराब हो जाएगा। तो अब खान साहब ने जब इनकार कर दिया तो इस बंदे ने जो है ना सोचा कि अब मैंने जुर्माना तो खान साहब से ही लेना है, तो जरा और तब चढ़ी हुई थी, खान साहब को गुस्सा निकालना था। इसने दूसरी पार्टी जिसको सुबह 26 को देना था उसको कहा जी सुबह मुश्किल है, शाम तक आपको दे दूं, और ना दिया तो बेशक आप 4,000 रुपए इजाफी जुर्माना कर देना।
और उधर से खान साहब शाम तक भी नहीं दे पाए थे, लेकिन खान साहब से ये शाम वाली एक्स्ट्रा बात तो नहीं हुई थी, ये तो आपने खुद ही से डैमेज को बढ़ाया है। तो अगर आपने खुद से डैमेज को बढ़ाया है तो फिर वो कंपनसेशन आपको नहीं देंगे। ये ड्यूटी एग्री पार्टी की कि तमाम रीजन स्टेप्स लेके लॉस मिटिगेट किया जाए। वो ऐसे लॉस की कंपनसेशन नहीं ले सकता जिसको बचाया जा सकता था। तो वो लॉस, वो डैमेज, वो नुकसान जो आपने खुद करवाया, जो आप बचा सकते थे और आपने नहीं बचाया, जो आपने खुद अपने गले ले लिया, वो फिर जो जालिम है उसके जिम्मे नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप लॉसेस की कंपनसेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले देखना ये है कि जो मजलूम है उसने कैलकुलेट करना है, फिर देखना है मजलूम के पास ऑप्शंस क्या क्या थी, फिर देखना मजलूम अगर लॉस बचा सकता था किसी तरीके से और उसने नहीं बचाया, जान के होने दिया, तो फिर वो उतना हिस्सा रिकवर नहीं कर सकता। अब ये साबित कैसे होगा कि वो बचा सकता था या नहीं? ये अदालत का मसला है, हमने सिर्फ ये रूल बता देना है। क्या डैमेजेस से रिलेटेड बात समझ आ रही है? ये चारों रूल समझ आ रहे हैं? कोई अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड? ऑल क्लियर? देन किताब हमें पेनल्टी की रूल्स बताती है। वो कहते हैं जिस तरह से डैमेजेस है ना, उस तरह से एक और कॉन्सेप्ट भी होता है पेनल्टी का। समटाइम ब्रीच हो जाती है तो आप पेनल्टी चार्ज करते हैं। डैमेजेस क्या है? जितना आपका नुकसान हुआ आप दूसरे से उसका हर्जाना मांग रहे हैं। पेनल्टी आपका नुकसान नहीं हुआ लेकिन आप दूसरे को नुकसान करना चाह रहे हैं। याद रहे, डैमेजेस मजलूम की हिमायत के लिए है कि मजलूम का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। जालिम को सजा नहीं दे रहे, मजलूम की हिमायत कर रहे हैं। और पेनल्टी में जालिम को सजा दे रहे हैं कि भाई तुमने रूल तोड़ा है, तुम्हें जुर्माना होगा। ये ऐसी है जैसे आप सिग्नल तोड़ दें तो पुलिस वाला आके आपको जुर्माना कर दे 2000 रुपए का। तो ये जो आपको जुर्माना किया, आपने किसी का नुकसान थोड़ी किया है, लेकिन आपको इसलिए जुर्माना किया कि आपने गलत हरकत की है। हाँ, लेकिन अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल उसकी बाइक किसी दूसरे बंदे की बाइक से टकरा जाए और दूसरे की बाइक आपकी वजह से उसको नुकसान हो गया, उसकी चेन खराब हो गई, उसका मडगार्ड टेढ़ा हो गया, या जो भी आपने उसका नुकसान किया, वो आपसे उसकी कंपनसेशन मांगता है। ये डैमेज होता है। डैमेज में एक बंदे ने दूसरे का नुकसान कर दिया होता है और दूसरा बंदा आपको सजा नहीं देता, अपना नुकसान आपसे भरपाई करवाता है कि यार मेरा क्या कसूर है, मैं तो सुकून से जा रहा था। और पेनल्टी में क्या है? नुकसान हुआ या नहीं हुआ, एक अमाउंट तय कर ली जाती है। तो पेनल्टी कब होती है? पार्टीज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ही पहले से तय कर लेते हैं कि भाई जो गलत करेगा उसको इतने पैसे डैमेजेस के तौर पे देने पड़ेंगे। तो इसको डैमेजेस कहना मुनासिब नहीं है, इतने पैसे पेनल्टी के तौर पे देने पड़ेंगे। तो अगर ए ने बी से कहा था कि उस दिन आप मुझे सप्लाई करेंगे चिलगोजे और मैं आपको 8000 रुपए दूंगा और आप 1 केजी चिलगोजे सप्लाई करेंगे, हम में से जो मुकर के अपने एग्रीमेंट से वो दूसरे को 2000 रुपए जुर्माना देगा। तो उस दिन मार्केट में क्या रेट था क्या नहीं था इररिलेवेंट हो जाएगा। उस दिन पैसे वाले ने पैसे नहीं दिए या चिलगोजे वाले ने चिलगोजे नहीं दिए, व्हाटसोएवर, जिस भी पार्टी ने दूसरे के साथ गलत किया उसको सजा होगी और उसको 2000 रुपए का जुर्माना होगा। तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में एग्री एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन के ब्रीच पे एक सर्टेन स्पेसिफाइड सम पे किया जाएगा। अगर आपने पहले से तय किया हुआ है तो ये पेनल्टी होगी, लेकिन सम टाइम ये पेनल्टी कहलाएगी, सम टाइम नहीं कहलाएगी। अभी पेनल्टी कब कहलाएगी? जब ये एग्जैजरेटेड होगी, थोड़ी ज्यादा अमाउंट होगी, एंड डिस्प्रोपोर्शनेट होगी डैमेज से, जब इसका नुकसान से ताल्लुक नहीं होगा। अगर पार्टीज पहले से तय कर लें कि ठीक है जी उस दिन मार्केट में जितनी भी प्राइस ऊपर बढ़ गई उसका 90% मैं दूंगा, तो ये भी डैमेज है, ये पेनल्टी नहीं है, क्योंकि इसका नुकसान से प्रोपोर्शनेट ताल्लुक है। पेनल्टी वो है जो थोड़ी बढ़ी हुई है और उसका नुकसान से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। देन अगर जरूरत से ज्यादा बड़ी पेनल्टी रख दी जाए तो भी अदालत बीच में कूद पड़ेगी। अब 8000 रुपए के जो चिलगोजे हैं उसके ऊपर एक बंदा दूसरे से कहे भाई मैं 50,000 रुपए जुर्माने के तौर पे तुमसे लूंगा, तो अगर वो ब्रीच भी हो जाए तो पूरा 50,000 नहीं, अदालत में जाके अदालत उसको रीजनेबल जितना नुकसान हुआ है वहां तक डाउन करने की कोशिश करेगा। तो अगर पार्टी कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेटेड पेनल्टी सेट कर लें तो भी लॉ आपको रीजनेबल कंपनसेशन देगा, खास अमाउंट से बड़ी भी कंपनसेशन नहीं देगा। एंड फाइनली इसमें हम कहते हैं कि जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, अभी तक हम मुसलसल ये कह रहे हैं कि खान साहब ने पिस्ते सप्लाई नहीं किए। भाई खान साहब तो पिस्ते नहीं किया था, चिलगोजे सप्लाई नहीं किए, लेकिन हो सकता है उन्होंने चिलगोजे सप्लाई कर दी और पैसे देने वाले ने पैसे ना दिए, और ये तय हुआ हो कि पैसे देने वाला अगर पैसे नहीं देगा तो पर डे 2% इंटरेस्ट पड़ेगा। तो ये भी पेनल्टी की किस्म है, डैमेज की किस्म नहीं है, याद रहेगा। तो पेनल्टी की गिनती की बातें हैं कि पेनल्टी वो है जो पहले से तय हो। ये अमाउंट पेनल्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर बड़ी भी होगी और डिस्प्रोपोर्शनेट होगी तो पेनल्टी कहलाएगी, जरूरत से ज्यादा बड़ी होगी तो रीजनेबल कंपनसेशन मिलेगी। और अगेन जो इंटरेस्ट है उसको भी हम पेनल्टी की किस्म कहेंगे, डैमेज की किस्म नहीं कहेंगे। जी, इंटरेस्ट असल में हमने क्या कहा है, पेनल्टी का नुकसान से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है आपके साथ इंटरेस्ट का डायरेक्ट ताल्लुक है। इंटरेस्ट तो लिखा हुआ है ना, 2% ऑफ
द टोटल अमाउंट पर डे, तो ये तो प्रोपोर्शनेट हो गया। क्या ये लॉस की परसेंटेज है? नहीं। क्या ये हम कंफर्म बता सकते हैं कि उस पेमेंट के लेट होने से हर दिन 2% का नुकसान हुआ होगा? ऐसा नहीं है। इसका मतलब इसका नुकसान से ताल्लुक नहीं है, ये आपने रकम के ऊपर डिपेंडेंट किया, नुकसान के साथ प्रोपोर्शनेट नहीं किया। तो इंटरेस्ट में होता है कि एक बंदा अगर अपने से के पैसे टाइम से ना दे तो जितना देर से पैसे देता है उतने टाइम का वो इंटरेस्ट देता है जुर्माने के तौर पे। तो इंटरेस्ट को ये कह रहे हैं जुर्माना काउंट करना है, हर्जाना या डैमेजेस काउंट नहीं करना है। डन? कोई और अगर एक दो क्विक सवाल? अगर पेनल्टी तय हुई हुई है तो क्या डैमेजेस होंगे? अगर पहले से पेनल्टी तय की हुई है तो फिर डैमेजेस साइड पे हो जाएंगे, फिर आप डैमेजेस के अल्टरनेट के तौर पे पेनल्टी लेके आए हैं। जी, क्या ये सारी बात समझ आ रही है? वहां से एक आखिरी सवाल लेते हैं। पेनल्टी पहले से तय हो गई, वो तो अगर कानून के मुताबिक अगर उसने वायलेट किया लॉ तो कानून को भी पेनल्टी पे करेगा। जी, अब अगेन पेनल्टी अगर तय हो गई और एक बंदे ने कानून भी वायलेट किया तो फिर क्या होगा? क्या दो दो दफा पेनल्टी देगा? अब अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका जो मामला है वो खाली सिविल है या क्रिमिनल भी है। सिविल मामलात क्या होते हैं? इंसानों से जो मामलात होते हैं वो सिविल होते हैं। एक इंसान दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उसका कोई नुकसान कर दे और उसने जुर्म शुरू कोई नहीं किया, उसने सामने वाले बंदे का नुकसान कर दिया, तो ऐसे में वो बंदा अदालत ले जाके अपने आप को कंपनसेशन दिलवाएगा। ये हो गया इंसानों के दरमियान का मामला। हाँ, अगर एक इंसान ने कोई कानून तोड़ दिया तो गवर्नमेंट भी एक तरह की इंसान है, तो गवर्नमेंट आपको जुर्माना करती है कि आपने हमारा कानून तोड़ा, वो आपको जेल में भेजती है या आपको इस तरह की सजाएं देती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका वो है जुर्माना है, ये आपसे सामने वाला बंदा भी रिकवर कर सकता है और गवर्नमेंट भी रिकवर कर सकती है। तो जो सिविल मामला आता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट टैग, पार्टनरशिप ये लोग बता रहे होंगे, और जो क्रिमिनल मामला आते हैं गवर्नमेंट अपने मुख्तलिफ क्रिमिनल लॉज में बता रहे होंगे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करेगा उससे इतना जुर्माना लेंगे, जो सिग्नल तोड़ेगा उससे इतना जुर्माना लेंगे, जो टैक्स में गबन करेगा उससे इतना जुर्माना लेंगे। तो दिस कैन हैपन कि आपकी एक गलती से दो आपको जुर्माने पड़ जाए। सिग्नल भी तोड़ दी और बाइक में भी टक्कर लग गई, तो जिस इंसान के साथ आपका मामला हुआ है, जिसकी बाइक को आपने नुकसान पहुंचाया, वो अपनी बाइक का नुकसान आपसे ले रहा है, वो डैमेजेस है। और फिर चूंकि आपने गवर्नमेंट का सिग्नल तोड़ा है, गवर्नमेंट का कानून तोड़ा है, तो गवर्नमेंट आके आपको पेनल्टी चार्ज भी कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि उस नुकसान को भरने के बाद आप आजाद हो जाए उस चालान से जो कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने आके करना है। तो गवर्नमेंट अपने से की पेनल्टी ले रही है क्योंकि आपने कानून तोड़ा है क्रिमिनल लॉ के अंदर, और ये बंदा आपसे सिविल लॉ के अंदर डैमेजेस मांग रहा है क्योंकि आपने इसके साथ बुरा किया। कहानी आगे बढ़ाते हैं। एक और चैप्टर जो दिखने में बाकी 3 चैप्टर से बड़ा है, लेकिन असल में इसमें को बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। इसको धक्के से 2 सफे पे फैलाया है, डायग्राम डाल के, जरा एंटर जरा ज्यादा डाल के, फैला के जरा, ताकि थोड़ी सी अच्छी सी फीलिंग आए। एजेंसी या एजेंट या ये क्या मामला होता है? बेसिकली क्या होता है कि जब भी ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ये दोनों भी कर सकते हैं, और समटाइम इन दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों एक एजेंट को भी अपॉइंट कर सकते हैं। एजेंट क्या चीज है? एक बंदा अपने हिस्से की परफॉर्मेंस अगर अपने अलावा किसी दूसरे को डेलीगेट कर दे तो वो बंदा बन जाता है एजेंट। तो वो जो खान साहब ने 1 किलो चिलगोजे सप्लाई करने थे, वो उस दिन उन्होंने अपनी दुकान के किसी और नुमाइंदे को भेज दिया कि तुम जाके चिलगोजे सप्लाई करो। अब वो जो नुमाइंदा उनके पास से आया है वो खान साहब की तरफ से आया है। तो ऐसे में पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ने अगर एक बंदे को एम्पावर करके भेज दिया तो वो जो बंदा उनकी तरफ से आएगा उसके हर एक्शन को हम खान साहब का एक्शन कंसिडर करेंगे। चूंकि और अगर ये बंदा बीच में फ्रॉड करेगा, हमारे साथ नाइंसाफी करेगा, जुल्म करेगा, तो हम किसे पकड़ेंगे? खान साहब को कि भाई आप थे मेन प्रिंसिपल, आपका एजेंट था। इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रिंसिपल और एजेंट का। वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एजेंट को अपॉइंट करती है उसको हम कहना शुरू कर देते हैं प्रिंसिपल, और जिसको वो अपॉइंट करते हैं उसको एजेंट कहते हैं। इन दोनों के दरमियान एजेंसी रिलेशनशिप होता है। अब प्रिंसिपल का किसी और तीसरे बंदे के साथ मामला होता है। एक तो ये 2 बंदे हो गए ना, एक प्रिंसिपल और एक इसका एजेंट है, लेकिन इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो प्रिंसिपल का किसी तीसरे आदमी के साथ है। तो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी एग्जांपल में ये ए है और ये बी है। हम थ्रू आउट हर चैप्टर में ए और बी के ताल्लुक के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन इस चैप्टर में हम प्रिंसिपल ए और उसके एजेंट की बात करेंगे। अब ये एरोस क्या बता रहे हैं? इन 2 के दरमियान कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला, और इन 2 के दरमियान एजेंसी का रिलेशन है।
ये जाके थर्ड पर्सन के सामने एक्शन करेगा, डील करेगा, नेगोशिएट करेगा, और इसके एक्शंस की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रिंसिपल। ये गलत करेगा तो भी प्रिंसिपल लायबल, ये सही करेगा तो भी प्रिंसिपल लायबल। अब सवाल ये है कि इसकी कौन सी हरकत को इसकी हरकत मानना है और कौन सी हरकत को प्रिंसिपल की हरकत मानना है, ये डिपेंड करता है कि इसके पास अथॉरिटी कितनी है। तो ऐसे में तीन तरह के ताल्लुक हो गए, एजेंट और थर्ड पार्टी आपस में डीलिंग कर रहे हैं, चलगोजे वाले एजेंट ने आके पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट को चलगोजे दे दिए, इनके दरमियान डीलिंग नेगोशिएशन है, इनके दरमियान एजेंसी रिलेशन और इनके दरमियान। तो याद रहे सामने स्क्रीन पे जो तीन पार्टीज मौजूद है उनमें से दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब है ये दोनों कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, इन दो के दरमियान कंसिडरेशन होनी चाहिए, ये पार्टी और ये पार्टी, ये भी माइनर ना हो अनसाउंड ना हो, ये भी माइनर और अनसाउंड ना हो, लेकिन वो तो एक और रिलेशन में, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट तक के रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये अगर माइनर भी हो गया तो कोई मसले वाली बात नहीं, ये अनसाउंड भी हो गया तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी हैसियत पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर ये अनसाउंड होगा तो ये ज्यादा बोंगियां मारेगा, ये फंस जाएगा, ये अगर माइनर होगा तो भी फंस जाएगा। अगर ये मेजर हुआ और इसने कुछ गलत किया इसके साथ तो पहले तो वो इसे कंपनसेट करेगा, बाद में इसे पकड़ेगा तुमने क्या किया और उससे रिकवर कर लेगा। लेकिन अगर ये माइनर या अनसाउंड हुआ, इसका मतलब है कि कानूनी तौर पे ये माइनर या अनसाउंड हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप ऐसा नहीं चाहेंगे। बातें कुछ कुछ समझ आई? अब किताब इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बारे में सोच रही है। एजेंट कैसे कहते हैं? एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी लॉफुल एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद अ थर्ड पर्सन। एजेंट उस बंदे को कहेंगे जिसको किसी दूसरे ने हायर किया, किस लिए? कोई कानूनी काम करने के लिए, और फिर वो दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डीलिंग विद अ थर्ड पर्सन। लॉफुल बड़ा जरूरी है। हमने ये कहा कि अगर इसने उसके कहने पे कोई एक्शन किया तो कौन लायबल? वो। अगर इसने कत्ल किया तो ये खुद लायबल होगा क्योंकि ये अनलॉफुल काम किया है। इसका मतलब एजेंसी के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो लॉफुल बात कर रहे हैं। तो जब एक एजेंट किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे लॉफुल काम करेगा तो उस हरकत की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी प्रिंसिपल को। जैसे लीगल रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान क्या है? लीगल रिलेशन। एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बाय नेगोशिएटिंग विद द थर्ड पार्टी। एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, थर्ड पार्टी से डील करता है। When contract is made, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है it is between principal and third party. Agent may be for one transaction or more. एजेंट किसी एक ट्रांजेक्शन में भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी। ये कॉमन है बिजनेसेस में कि एजेंट काफी सारी ट्रांजैक्शंस के लिए आते हैं और वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ऐसी है जैसे एसबीआई प्रिंसिपल है और जो फ्रंट ऑफिस पे बैठा है वो एजेंट है। तो फ्रंट ऑफिस में बैठा हुआ बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कर रहा है, वो जो एक्शन कर रहा है वो एसबीआई के कहने पे कर रहा है, और वो जिस बच्चे साथ फॉर्म फिल करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट एसबीआई के साथ क्रिएट हो रहा है, उस एजेंट के साथ नहीं हो रहा। तो उस एजेंट की एक्शन पे एसबीआई लायबल होगा अगर लॉफुल काम हो रहा है, और अगर अनलॉफुल काम हो रहा है तो फिर एसबीआई लायबल नहीं होगा, यानी कि वो फिर वो पर्सनली भी लायबल होगा और बाद में गवर्नमेंट ये भी देखेगी कि एसबीआई ने उसे इलीगल काम क्यों कहा। तो क्या ये ओवरऑल कहानी समझ आ रही है प्रिंसिपल एजेंट की? किताब ने 3 रूल्स बताए। कोई भी शख्स जो एजेंट को एम्प्लॉय करने लगा, यानी प्रिंसिपल, अ पर्सन हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड में एम्प्लॉय एन एजेंट। जो एज ऑफ मेजॉरिटी रखता हो और साउंड माइंड हो वो ही एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, यानी प्रिंसिपल के लिए साउंड माइंड और एज ऑफ मेजॉरिटी लाजमी है। एनी पर्सन में बिकम एजेंट, जबकि एजेंट बनने के लिए एनी पर्सन, such agent shall be responsible to the principal according to provision of contract act except when such person is minor or अनसाउंड। अगर ये माइनर या अनसाउंड हुआ तो प्रिंसिपल को लायबल नहीं होगा, अदरवाइज हमेशा प्रिंसिपल को लायबल होगा। तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल बनने के लिए आपको कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन एजेंट बनने के लिए एनी पर्सन में बिकम एजेंट। माइनर अनसाउंड भी बन सकते हैं, लेकिन होगा ये कि नुकसान प्रिंसिपल को ही हो जाएगा। तीसरा, क्योंकि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है ना, वो तो एजेंसी का रिलेशन है, तो वहां हो सकता है कंसिडरेशन भी जरूरी ना हो सकता है वो खान साहब ने छोटे भाई को भेज दिया कि यार जाके चलगोजे सप्लाई कर देना, दुकान पे बंदा कोई नहीं बैठा हुआ, और हो सकता है उसको पैसे भी ना दे। तो अगर हमें बताया जाए कि एजेंसी क्रिएट हुई और उसमें कोई पैसे नहीं दिए गए तो हम इस पे परेशान नहीं होंगे, क्योंकि एजेंसी के लिए कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये सारी शर्तें तो वहां होंगी ना जहां पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है।
तो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें उन दो के ऊपर वाजिब है। ये अनसाउंड भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, इसके साथ कंसिडरेशन ना भी हो तो भी चल जाएगा। तो सबसे पहले तो एक सफा जो इस चैप्टर का है वो तो ये वाला सारा रिलेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। फिर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ एक दफा पढ़ने के लिए, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है एक बंदा क्लेम करे कि मैं इस प्रिंसिपल पी का एजेंट हूं और थर्ड पर्सन फिर एक एग्रीमेंट में आ जाए कि हाँ भाई ये तो पी का एजेंट है, जबकि बाद में हो सकता है पी डिनाई कर दे कि मेरा तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं। एक बंदा आपको मिला हॉस्टल में और उसने आके कहा मैं एसबीआई का एजेंट हूं, तो मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस करता हूं। आपने उसे पैसे दे दिए एडमिशन प्रोसेस करवाने के लिए। अगले दिन आपने कॉलेज से आके कहा कि क्लास किधर है, तो कॉलेज ने कहा आप कौन, हमारा तो आपसे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो आपने कहा नहीं जी आपका एजेंट आया था। तब कहेंगे तुम्हें किसने कहा वो हमारा एजेंट है, उसके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं, फलाना बंदा, तो हमारा साथ ताल्लुक ही नहीं है उसका। तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि कोई भी बंदा अचानक से अपने आप को डिक्लेयर कर दे कि मैं फलाना का एजेंट हूं, जबकि वो फलाना का एजेंट नहीं है। फिर अगला मसला भी हो सकता है एक बंदा हमारा एजेंट हो, हमने आप सबको बताया हुआ कि जी फ्रंट ऑफिस में मिस्टर एबीसी जो बैठे हुए हैं वो हमारे एजेंट है, आप बिंदास होके बेफिक्र होके उसके साथ डील कर लिया करें। आप गए, हमने उसे कहा था कि बच्चों का एडमिशन करने की फुल अथॉरिटी तुम्हारे पास है, आप गए, आपने उसके साथ बैठ के जब डीलिंग की तो उसने कहा यार तुम्हें पता है आजकल जो है ना वो लाहौर के आसपास के जो इलाके हैं वहां बड़ा अच्छा रेट चल रहा है प्रॉपर्टी का, तो एक काम करो एडमिशन तो प्रोसेस कर दिया है, मुझे एक एडवांस जमा करा दो, मैं तुम्हारा एक प्लॉट बुक करवा दूं। अब तो हमने आपको बताया था ये बंदा एजेंट है और एजेंट को हमने इख्तियार दिया था एक खास तरह का। अब अगर एजेंट उस इख्तियार से तजावुज करे, दूसरा मसला पर्सन माइट बी एजेंट ऑफ पी विद अथॉरिटी टू मेक एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पी। हो सकता है प्रिंसिपल ने किसी को कहा हो कि तुम्हारे पास अथॉरिटी है कि तुम हमारे बिहाफ पे एग्रीमेंट कर सकते हो। एजेंट माइट गो बियॉन्ड लिमिट ऑफ अथॉरिटी, हो सकता है एजेंट उस अथॉरिटी से बाहर निकल जाए और बाद में जब आप हमें आके कहेंगे कि मेरे प्लॉट का क्या बना, तो हम कहेंगे कौन सा प्लॉट, हमारे तो एजेंट ने तुम्हारा एडमिशन करना था। तो अब यहाँ दो तरह के मसले आ गए, एजेंसी की एग्जिस्टेंस या एजेंसी के पास पावर कितनी है। तो ये कंफ्यूजन हो सकती है कि एक बंदा कहे कि मेरे पास पावर है जबकि उसके पास पावर नहीं है। तो कोई बंदा किसी का एजेंट कब होता है या किसी बंदे के पास कितना इख्तियार होता है, उसके लिए जो वर्ड हमें ध्यान से देखना होता है वो होता है अथॉरिटी। क्या अथॉरिटी है या नहीं, तो ये जुमला सबसे एंड पे आके पढ़ेंगे। अथॉरिटी कैसे पता लगती है, एक एजेंट के पास कोई अथॉरिटी है या नहीं है। किताब ने हमें बताया 4 तरीके अथॉरिटी के, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस अथॉरिटी हमने लिख के कागज पे बता दिया कि ये वाला हमारा फ्रंट ऑफिसर, इसके पास ये 5 काम करने का इख्तियार है, या हम क्लासों में आके अनाउंस करें, सब लोगों को ओरली बताएं कि जी हमारे जो फ्रंट ऑफिसर्स हैं उनके पास ये इख्तियारात हैं। तो एक्सप्रेस अथॉरिटी कौन सी होगी, जो बोली जाए, लिखी जाए, जो अल्फाज से नजर आ रही है, वो एक्सप्रेस अथॉरिटी होगी। तो नॉर्मली हम एजेंट के साथ जो है एक रिटर्न एजेंसी एग्रीमेंट से हम उसको एक्सप्रेस अथॉरिटी दे देंगे। प्रिंसिपल को चाहिए कि स्पेसिफाई करे कौन से टास्क, पावर, अथॉरिटी एजेंट के पास है। समटाइम एक्सप्रेस से हटके एक और अथॉरिटी भी होती है विच इज इम्प्लाइड। इम्प्लाइड क्या होता था वैसे, लफ्जी मतलब जो हम तसव्वुर कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, प्रिज्यूम कर सकते हैं। अब एक बंदा हमारे फ्रंट ऑफिस में बैठा हुआ है, एडमिशंस के अंदर बैठा हुआ है, और ऐसे में आप उसके पास आते हैं और आप कहते हैं कि हाँ भाई ये मैंने एडमिशन करवाना है, उसने आपका एडमिशन टेक किया, फिर आप कहते हैं मैंने ये वाला पेपर माइनस करवाना है, उसने वो माइनस भी कर दिया। लेकिन अब आपको हो रहा है कि मैंने तो देखा ही नहीं कि इसके पास ये अथॉरिटी है या नहीं है। चूंकि वो फ्रंट ऑफिस में बैठे और फ्रंट ऑफिस पे इस तरह के काम हो रहे होते हैं, तो टिपिकली व्हाट यू कैन अज्यूम कि ये अथॉरिटी होगी। एक बैंक में अगर हम बिल जमा कराने गए और एक कैशियर वहां पे बैठा हुआ है, तो जरूरी नहीं कि बैंक हमें बताए कि ये क्या क्या कर सकता है। आपको कुछ उसकी पोजीशन देख के आप प्रेज्यूम कर लेंगे कि यार ये इख्तियार तो इसके पास होंगे। अगर कॉलेज ने एक टीचर को क्लास में भेजा हुआ है पढ़ाने के लिए, और टीचर जो है वो ऐसे में एक बच्चे से कहे कि नहीं भाई जो है ना तुम शरारती बच्चे हो, तुम क्लास छोड़ के चले जाओ, तो क्या उस टीचर के पास ये इख्तियार था? लिखा हुआ तो कहीं नहीं था। लेकिन टीचर अगर एक ऐसी पोजीशन पे है कि वो कमरे में है और वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, और जो बच्चा आतंकवादी किस्म का है, जो शोर मचा रहा है, जो तंग कर रहा है सबको, और टीचर ने उसे निकाल दिया, तो ये गुमान किया जा सकता है कि इस पोजीशन में बैठे हुए बंदे के पास ये इख्तियार तो होता होगा। तो इम्प्लॉयड अथॉरिटी क्या होती है, ये आपकी इन एक्सेस ऑफ एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है कि आप ओवर एंड अबव सोच रहे होते हैं कि ये बंदे के पास ये वाला इख्तियार तो होगा। तो एक्सप्रेस अथॉरिटी जो लिखी जाए, बोली जाए। एम्प्लॉयड जो महसूस हो कि इस तरह की पोजीशन पे बैठे हुए बंदे के पास इस तरह के इख्तियारात तो होते ही होंगे।
तो बहुत सारी जगह आपको चीख चीख के चिल्ला चला के नहीं बताएगा कि कौन कौन से एजेंट के पास क्या इख्तियार है। आप उस एजेंट की पोजीशन देखेंगे, वो कौन से महकमे में है, और आप खुद से अज्यूम कर सकते हैं कि इस महकमे में मौजूद इस तरह के बंदे के पास ये इख्तियारात तो होते ही होंगे। और ओवर एंड अबव हो सकता है कोई चीज लिख के या बोल के भी बता दी जाए कि तो आप भी तसव्वुर कर रहे हैं, दूसरा कॉलेज भी आपको बता दे कि टेंशन मत लो, आप फ्रंट ऑफिसर के पास जाके एडमिशन से रिलेटेड जो भी बात करनी हो कर दिया करो। तो उसका मतलब है कि वहां उनका एक्सप्रेस या इंप्लाइड अथॉरिटी है। क्या एक्सप्रेस और इंप्लाइड समझ आ रही है? तीसरी फिर इसमें बड़ी मजे की अथॉरिटी होती है जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी की अथॉरिटी। इमरजेंसी में क्या होता है, जब भी एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो गई तो लॉ हमें एक इख्तियार देता है कि एक एजेंट कुछ भी ऐसा करे जो अपने प्रिंसिपल को बचाने के लिए जरूरी है, तो प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा कि उसके पास अथॉरिटी थी। जैसे एक एग्जांपल दी गई थी, आईकेप ने एक दफा पूछा भी था, एक शख्स जो है वो जा रहा था शादी पे, अपने दोस्त की शादी पे पेशावर जा रहा था। वो अपनी दुकान किसी और के हवाले करके चला गया और अपनी दुकान पे जिस बंदे को बिठाया उसको कहा तुम मेरे एजेंट हो, मैं शादी से हुआ हूं और उसके बाद मैं तुमसे दुकान वापस ले लूंगा, तो तुम्हारे पास इख्तियार है इस दुकान को चलाने से रिलेटेड मामला। अब ऐसे में जब वो गया तो दुकान थी गोश्त की दुकान, तो एक दिन बाद अचानक से जो है वो फ्रीजर खराब हो गया। जब फ्रीजर खराब हो गया और शाम के वक्त इसने देखा कि फ्रीजर खराब हुआ, अगर इसमें गोश्त रखा तो गोश्त सारा खराब हो जाएगा। उसने क्या किया, 10% डिस्काउंट की आवाज लगा दी। लोग जल्दी से जज्बाती होकर सुन के आए कि 10% डिस्काउंट पे गोश्त मिल रहा है, आए गोश्त खरीदा और चले गए। इसने अगले दिन सोचा यार ये तो बड़ी मजेदार बात थी, डिस्काउंट दें तो लोग ज्यादा आते हैं। उसने अगले दिन से थ्रू आउट ही 10% डिस्काउंट की आवाज लगा दी। और खैर अगले दिन सुबह उठ के उसने डीप फ्रीजर वगैरह ठीक करवाया और उसको दोबारा चालू हालत में किया। अब डीप फ्रीजर ठीक है, मसला कोई नहीं है, लेकिन डिस्काउंट अभी भी चल रहा है। तो जब वो बंदा शादी से वापस आया और उसको इस सारे मामले का पता लगा, तो आईकेप ने पूछा था बताओ कौन सी चीज उसकी जिम्मेदारी है और कौन सी नहीं है। तो इसका जवाब ये था कि वो जो इमरजेंसी में अचानक से फौरी तौर पे लॉस से बचाने के लिए हबड़ दबड़ में जो काम किया, चाहे इजाजत नहीं थी, मान लिया जाएगा कि उसकी इजाजत थी, तो वो जो शू वाला 10% है वो अलाउड है। फिर वो जो रेफ्रिजरेटर खराब हुआ उसे ठीक कराया, वो भी नॉर्मल बिजनेस काम। लेकिन अगले दिन से बगैर पूछे जो आपने एक्स्ट्रा रेट दे दिया डिस्काउंट का, वो गलत है। तो इमरजेंसी में एक एजेंट जो है वो कोई भी अगर अचानक से कोई एक्शन करे और उस एक्शन का मकसद हो वो अपने प्रिंसिपल को बचाना चाह रहा है लॉस से, तो ये अलाउड है। जैसे इसमें मैंने टिपिकल क्लास में एग्जांपल दी थी, उस वक्त तो हमने बहुत ज्यादा फिजिक्स के अंदर उतर गए थे उसकी ग्रेविटी और डेंसिटी वगैरह को समझते हुए। लेकिन ये है कि एक बंदा एक कश्ती में सामान लेके आ रहा है किसी और बंदे का, और वो 20 किलो सामान है। रास्ते में थोड़ा बहुत तूफान आया और उस कश्ती में थोड़ा सा सुराख हो गया, और अब वो कश्ती में जो है वो सुराख को तो फिल कर दिया, लेकिन कश्ती आहिस्ता आहिस्ता डूब रही है क्योंकि उसका वजन बढ़ गया है। तो ऐसे में उस बंदे ने ये सोचा कि इस टाइम पे कश्ती को वो बचाने का या सामान को बचाने का तरीका ये है कि इसमें से आधा सामान जो है वो पानी में फेंक दिया जाए, कश्ती का वजन कम हो जाएगा और उससे बाकी का आधा सामान बच जाएगा। उस टाइम पे उसने प्रिंसिपल को राब्ता करने के लिए मोबाइल निकाला तो सिग्नल नहीं आ रहे थे समंदर के बीच में। अब ऐसे में इमरजेंसी सिचुएशन है, उसने एक दफा ये सोचना है कि अगर मेरा अपना सामान होता और वो इसी तरह फंस जाता तो मैं क्या करता। तो शायद ये अपने सामान के केस में भी क्या करता कि आधे सामान को कुर्बान करके बाकी आधे को बचा लेता। तो इसने क्या किया, आधा सामान फेंका और साहिल पे पहुंच गया। फिर बाद में जब प्रिंसिपल के पास पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा कि भाई वो तुमने तो 20 किलो सामान ला के देना था, ये 10 किलो कहां गया। उसने कहा जी आपकी अथॉरिटी से, आपकी आज्ञा से मैंने पानी में बहा दिया। तो कहेगा मैंने कभी अथॉरिटी दी थी? तो वो कहेगा जी आप उस दिन चैप्टर नंबर 10 वाले क्रैश कोर्स वाले लेक्चर में झोंके लगा रहे थे, आप जो है ना वो ध्यान से नहीं सुन रहे थे, आप जी साहब ने इमरजेंसी वाली अथॉरिटी बताई थी। तो इमरजेंसी वाली अथॉरिटी क्या होती है, इन एन इमरजेंसी एजेंट के पास हर वो इख्तियार है जो वो अपने प्रिंसिपल को बचाने के लिए कर सकता है। यानी अगर वो अपने आप को लॉस से बचाने के लिए जो करता वही उसने अपने प्रिंसिपल के लिए किया, तो भले वो बगैर प्रिंसिपल की इजाजत के किया, क्योंकि नेक नियति से किया, तो मान लिया जाएगा कि उसके पास अथॉरिटी थी। इसे हम कहते हैं अथॉरिटी इन इमरजेंसी। An agent has authority in emergency to do all such act for purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case. ये बात समझ आई? तो उसके बाद हमारी आखिरी एग्जांपल आ जाती है अपेरेंट या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी।
इसमें क्या होता है, हमें लग रहा होता है अथॉरिटी है, जबकि असल में अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन चूंकि थर्ड पर्सन कंफ्यूज हो चुके होते हैं तो हमें उस अपेरेंट अथॉरिटी की वजह से भी उस एजेंट की हरकत को ओन करना पड़ता है। भाई प्रिंसिपल किसी एजेंट की हरकत को कब ओन करेगा, जब एजेंट हैज अथॉरिटी, एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, इवन इमरजेंसी वाली भी हो तो भी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब फर्ज करें कि एजेंट के पास अथॉरिटी थी, एक प्रिंसिपल ने एक एजेंट को कहा था कि तुमने हमेशा जाके जो है ना रिकवरीज करनी है। फॉर एग्जांपल वो खान ड्राई फ्रूट वाले थे, वो इसी तरह से 1-1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 4 किलो चिलगोजा बेच दिया, कभी पिस्ते बेच दिए, कभी काजू बेच दिए मिस्टर ए को, और उसको पता था कि जी ये खान साहब की तरफ से फलाना शख्स हमेशा आता है और वो हमसे रिकवरी करके चला जाता है। तो हमेशा वो बंदा आता था, इनसे रिकवर करके चला जाता था और मामला बड़े हंसी खुशी चल रहे थे। खान साहब ने किसी दिन अपने उस एम्प्लॉय पे गुस्सा खा के उसको दुकान से निकाल दिया उसे, लेकिन खान साहब भूल गए मिस्टर ए को बताना कि मैंने उसे दुकान से निकाल दिया। अब वो बंदा जिसको दुकान से निकला था उसे गुस्सा था, उसने कहा मैं खान साहब को ऐसा टीका लगा के जाऊं कि जो है ना लग समझ जाए इन्हें। तो वो गया और खान साहब की जितने भी कस्टमर से ये माल जाके रिकवर करता था, इसको देसी जबान में कहते हैं बुराई करता था, तो ये जाके जहां जहां से रिकवर करता था माल, ये अब गमो गुस्से में हर उस जगह गया और कहा कि जी पैसे दे दें। लोगों ने पैसे से पकड़ा दिए, 6-8 लोगों के पैसे लेके गायब हो गया। खान साहब जब महीने के एंड पे क्लेम करने पहुंचे कि हाँ भाई वो महीना गुजर गया, आपने सामान मंगवाया था पैसे नहीं दिए, तो लोगों ने कहा कादे पैसे, ठीक है केड़े पे है, तो इसने कहा जी वो आपने हमसे पिस्ते खरीदे थे, काजू खरीदे थे, चिलगोजे खरीदे थे, फलाना वो हुआ था। तो उन्होंने कहा जी वो तो हमने आपके एजेंट को पैसे दे दिए। तो खान साहब ने तड़प के कहा कि वो तो मेरा एजेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा तो हमें नहीं बताना था। तो ऐसे में थर्ड पर्सन अगर बिलीव करता है कि फलाना शख्स एजेंट है और प्रिंसिपल की गलत फहमी फैलाने की वजह से प्रिंसिपल ने उस चीज को क्लैरिफाई भी नहीं किया, तो ऐसे में उस बंदे का कोई कसूर नहीं जिसने पेमेंट कर दी हुई है किसी और को। अब खान साहब को उस नॉन एजेंट पर्सन की एक्शन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसको हम कहते हैं ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, आसान इंग्लिश में से बोलते हैं अपेरेंट अथॉरिटी। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एजेंसी बाय एस्टॉपल। एक बंदे के पास एजेंसी नहीं है लेकिन बाय एस्टॉपल है। एजेंसी बाय एस्टॉपल का मतलब यह है कि एक ऐसा एजेंट जो अब एजेंट नहीं है, दुनिया कंफ्यूजिंगली उसको एजेंट मान रही है क्योंकि ओरिजिनल बंदे ने बताया नहीं। तो तभी ऐसी सेंसिटिव पोजीशन पे जब कोई बंदा छोड़ के जाता है तो लोग पब्लिक नोटिस देते हैं कि फलाना बंदा हमें छोड़ के चला गया, अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। जैसे घर वाले अगर अपने किसी बच्चे को जायदाद से आग करें तो बताते हैं कि इस बच्चे की किसी डीलिंग की हमने जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हमने इसको आग कर दी है। बात समझ आई? यही ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में भी हमें समझ आएगा। मतलब वहां भी पार्टनर की किस्म होती है कि वो एस्टॉपल वाला पार्टनर होता है। Principal is liable to third party when third party has reason to believe that agent has authority to act on behalf of principal even though he is not an। किरदार फिट करते हैं। खान साहब is liable to Mr. A when Mr. A has reason to believe that वो जो recovery agent है has authority to recover on behalf of खान साहब even though जबकि वो एजेंट नहीं था। तो अगर थर्ड पर्सन हैज रीजंस टू बिलीव, अगर थर्ड पर्सन को ये यकीन दिलाया गया है कि ये एजेंट है, अब अगर वो उसकी एजेंसी छिन भी गई है तो भी उसकी काम की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। थर्ड पार्टी कैन एज्यूम दैट एजेंट होल्डिंग अ पर्टिकुलर पोजीशन हैज ऑल द पावर दैट आर नॉर्मली गिवन टू सच पोजीशन अनलेस थर्ड पार्टी ने खास तौर पे इस चीज को पता कर लिया हो या थर्ड पार्टी को इसके अगेंस्ट कोई बात पता हो, तो फिर हम अजम्पशन नहीं लेंगे। अदरवाइज हमारी अजम्पशन ये है कि अगर एक बंदा एजेंट है और आपने उसकी एजेंसी छिनने का नहीं बताया हुआ थर्ड पर्सन को, तो थर्ड पर्सन उस बंदे से हर वो चीज एक्सपेक्ट कर सकता है जो वो नॉर्मल एक एजेंट से एक्सपेक्ट कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं एजेंसी बाय एस्टॉपल। तो अगेन मैं आपको वो लाइन दिखा दूं, प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टी व्हेन एजेंट हैज अथॉरिटी वेदर दैट अथॉरिटी इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड और वेदर दैट अथॉरिटी इज एक्चुअल और अपेरेंट। एक्चुअल हो या पेरेंट हो, एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, किसी भी सूरत में आप लाइबल होते हैं उसके एक्शंस के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले समझना जरूरी है कि वो 2-3 ऐसे काम है जो एजेंट क्या वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स नहीं होते, वहां पे कंसिडरेशन जरूरी नहीं है और वहां पे माइनर अनसाउंड माइंड होने से फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, आपको ये 4 तरह की अथॉरिटीज पता होनी चाहिए। तो आसान सा मजेदार सा चैप्टर है। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना टारगेट पूरा कर लिया, चारों चैप्टर अपने ड्यू टाइम में
याद रहे, एहतियातन हमने दोबारा भी रिमाइंडर दिया था, मैं फिर याद करा दूं कि हमारा रिवाइज टाइम 2 से 4 हो चुका हुआ है। डन, मिलते हैं इंशाल्लाह।